नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक। निम्न चित्रों को देखें। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं, यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी। हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं? इन्हें समझने का एक तरीका है यह कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मापदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्रक, कृषि, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक संसाधन में प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न सिर्फ पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य प्रकाश, अन्य जलवायु पर निर्भर करते हैं, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पादक है। इसी प्रकार डेयरी उत्पाद में भी हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया या चारा आदि उपलब्धता निर्भर होते हैं, तथा इसका उत्पादन दूध भी एक प्राकृतिक उत्पादक है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पादक है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों कहा जाता है। प्राथमिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूँकि अधिकांश प्राकृतिक उत्पादक कृषि, डेयरी, मत्स्य, वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें क्षेत्रक को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न उत्पादों को विभिन्न प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य यह प्रक्रिया किसी कारखाना या किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनने और गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंट से घर भवन का निर्माण। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रों से भिन्न है। ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तुओं पर उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों व ट्रेनों द्वारा परिवहन की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम या भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन की व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने, पत्राचार या बैंकों में कर्ज लेने की आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण और संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार तृतीय गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूँकि ये गतिविधियाँ वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्रक में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, राजमोची, वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रशासनिक और लेखाकरण कार्य करने के लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीनतम सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफ़े, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि महत्वपूर्ण हो गई है। तालिका 2.1 आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण। आओ इन पर चर्चा करें। तीन क्षेत्रकों की तुलना। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के विभिन्न उत्पादकों कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों
क्षेत्रकों से काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि क्षेत्रक अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्रक विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे कर सकते हैं? कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं? किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य उस वर्ष के क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं जिसे तीन क्षेत्र के उत्पादनों का योगफल। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। सामान्यतः अधिकांशतः विकसित देशों में इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रों की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध हो गई, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोगों द्वारा कार्य करने लगे हैं। शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी है। क्रय विक्रय की गतिविधियां की कई गुना बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त लोग परिवहन, प्रशासक, सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इन अवस्था में अधिकांशतः उत्पाद वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं और अधिकांशतः लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते हैं। भारत में तीन क्षेत्रों का कुल उत्पाद और रोजगार कितना है? विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में परिवर्तन हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। आओ इन पर चर्चा करें। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। आलेख एक तीनों क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को दिखाता है। यह 2 वर्षों 1973 से 74, 2013 से 14 उत्पादन को दिखाता है। हमने इन दोनों वर्षों के लिए आंकड़ों का उपयोग किया है क्योंकि यह आंकड़े तुलनीय और प्रामाणिक है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि हुई है। आओ इन पर विचार करें। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व। वर्ष 1973 से 74, 2013 से 14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई है। प्रामाणिक 2013 वर्ष 14 के में भारत में प्राथमिक क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रों के सबसे उत्पादक क्षेत्र में बड़े रूप में उभरा। प्रथम, किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाएं, डाक, तार, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती हैं। इन्हें बुनियादी सेवाएं मानी जाती हैं। किन्हीं विकासशील देशों में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीय, कृषि और उद्योग के विकास से परिवाहित व्यापार, भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होता है, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होती है। तृतीय, जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य सेवाएं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, वास्तविक प्रशिक्षण इत्यादि मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इन द्रुत परिवर्तन को देख चुके हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीनतम सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई हैं। इन सेवाओं में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याय 4 में हम इन नवीन सेवाओं के बारे में प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे।
अधिकांशतः लोग कहाँ नियोजित हैं? आलेख 2 शाह गांव तीनों क्षेत्रों की प्रसिद्ध हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों के क्षेत्र को बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है, यद्यपि प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का एक ऐसा क्षेत्र का स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ। यद्यपि अवधि वस्तुओं औद्योगिक उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, परंतु औद्योगिक रोजगार में 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीयक क्षेत्रक पर यही बहुत लागू होती है। सीमाएं क्षेत्रक का उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से भी कम हुई है वृद्धि। नहीं है और बेकार उठे हुए हम से अलग खुली बेरोजगारी, इसलिए इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। आओ इन पर चर्चा करें। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो? उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी गंभीरता स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिलता है। लोगों के रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हमें कुछ तरीकों को देखते हैं। सामान्य तरीके से इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योग और सेवाओं की पहचान करना, उन्हें बढ़ावा देना जहां बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अनेक किसान आहार और मटर दलहन फसलें उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली प्रसंस्करण के लिए तथा शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडार गृहों के खुलने किसानों को एक अवसर मिलेगा। वे आलू और प्याज जैसे उत्पादन का भंडारण कर सकेंगे, अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकें। वन क्षेत्रों में निकटवर्ती गांवों में हम शहद संग्रह केंद्रित शुरुआत कर सकते हैं, जहां किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सके। सब्जियां और कृषक उत्पादों जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर, फल आदि। कृषि उत्पादक जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूं, मटर, फल इत्यादि जैसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सके। प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना की जा सके। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग में रोजगार प्रदान करेगा। क्या आप जानते हैं भारत में 60% जनसंख्या 5 से 29 वर्ष की आयु है। इनमें से 51% लगभग विद्यालय जाते हैं। शेष खास करके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं। वे या तो घर पर रहते हैं या अधिकतर काम बाल श्रम के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे बच्चे भी विद्यालय जाने लगे तो हमें अधिक भवनों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान की नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अकेले शिक्षक में लगभग 20 लाख रोजगारों का सृजन किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि हम स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना चाहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे रोजगार का सृजन होता है और हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश वहाँ निवासियों की आय व उसके रोजगार की वृद्धि की संभावनाएं होती हैं। पर्यटन अथवा क्षेत्रीय शिल्प उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी जैसे नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इसमें से कुछ ऐसी समुचित योजनाएं सरकारी सहायता या आवश्यकता होती हैं। उदाहरण के लिए योजना आयोग अध्याय के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम
प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। आओ इन पर चर्चा करें। संगठित और असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजन करने के लिए एक अन्य तरीकों का परीक्षण करते हैं। लोगों को नियोजित होने के आधार पर देखते हैं उनके काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम या विनियम है जिनका उनके रोजगार पर संदर्भ अनुपालन किया जाता है। आओ इन पर विचार करें। असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का संरक्षण कैसे हो। संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्रों के रूप में काम करते हैं। वो ऐसी रणनीति कर वचन एवं श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, विधियों का अनुपालन से बचने के लिए अपनाते हैं। स्मरण कीजिए, स्वामित्व आधारित क्षेत्रक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है परिसंपत्तियों और स्वामी सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांशतः परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार ही सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र के परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण जिम्मेदारी एकल व्यक्ति कंपनी के हाथ में होता है। सारांश। अभ्यास।